कैरम खेलानू जूस पी बानू मजानी लाइफ। सर्किट और उसके लोग कैसे डॉक्टर रुस्तम के घर पहुंचे और पप्पा के साथ कैरम खेलते हैं, और वहीं डॉक्टर रुस्तम जो है वो मुन्ना भाई की जगह एग्जाम दे रहा होता है, और फिर वो एग्जाम हर बार टॉप करता है और उसका बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी हो रहा था। मूवीज में देखने में ठीक लगता है और उससे कई लोगों ने रियल लाइफ में इंस्पिरेशन भी ली, लेकिन सरकार ने बोला बस बहुत हुआ। और ऐसे में एग्जाम्स में चीटिंग रोकने के लिए सरकार एक कड़ा कदम उठाई है इस बार पार्लियामेंट सेशन में, दैट इज पब्लिक एग्जाम्स बिल 2024। बेसिकली एक ऐसा बिल है जो एग्जाम्स में चीटिंग रोकने के लिए लाया गया। तो यहाँ पे हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहले कि इस बिल का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस बिल की जरूरत क्या पड़ी हमारे को। दूसरा कि संविधान एजुकेशन के बारे में क्या बोलता है, और इस बिल का कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और हमारे फेडरलिज्म के साथ क्या लिंक है। थर्ड कि इससे पहले सरकार ने एग्जाम्स में चीटिंग रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। और फोर्थ, इस बिल में एग्जैक्टली क्या प्रोविजंस हैं। तो बेसिकली सरकार का ऐसा मानना है कि जो चीटिंग होती है और मैल प्रैक्टिसेस होती हैं वो एग्जाम को तो इंपैक्ट करती हैं, लेकिन उससे जुड़े जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी लाइफ भी खराब होती है। कि कोई एग्जाम है जो 10 लाख एस्पिरेंट्स दे रहे हैं, कोई एग्जाम है जो 40 लाख लोग दे रहे हैं। कई बार आरआरबी एनटीपीसी वगैरह का एग्जाम आता है तो वो 80-80 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं। तो अगर सोचिए ऐसे में एग्जाम का पेपर लीक हो जाए, चीटिंग हो जाए, या बाहर खबर फैल जाए कि ये एग्जाम फेयर तरीके से नहीं हो रहा, तो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको वहां पे न्याय नहीं मिल पाएगा और इससे उनकी एजुकेशन और जॉब दोनों ही इंपैक्ट होते हैं। ऑल्सो आज की तारीख में कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो ये चीटिंग को, एग्जाम में चीटिंग को रोकने के लिए लाया जाए। आपने 12th फेल मूवी में भी देखा होगा कि सरकारी स्कूल के अंदर भी चीटिंग का पूरा एक नेक्सस चल रहा था कि जितने भी बच्चे हैं 100% रिजल्ट लाने के लिए सबको पास करवा दो फर्रे और बोर्ड वगैरह पे कुछ कुछ लिख के। तो इस बिल का ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारे जो एग्जामिनेशन है वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड करे और एक फेयर एग्जामिनेशन सिस्टम हम ला सकें। हमारे को चीटिंग को प्रिवेंट करना है, और जितनी भी घोटालेबाजी, नेक्सस, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, आपने कोचिंग से रिलेटेड, कोचिंग माफिया से रिलेटेड कई सारी मूवीज भी देखी होंगी जहां पे होता है कि एग्जाम पेपर जो है वो पहले लीक करवा दिए जाते हैं अपने कोचिंग के बच्चों को जिससे कि उनका रिजल्ट अच्छा है। इस प्रकार का जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, नेक्सस है, उसको रोकने के लिए ये बिल लाया गया। इससे पहले संविधान हमारा एजुकेशन के बारे में क्या बोलता है एक बारी वो समझते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का 7 शेड्यूल है वहां पे एजुकेशन जो है वो इनिशियली ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट में दिया हुआ था। फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। मतलब आज की तारीख में एजुकेशन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकते हैं और दोनों ही अपनी अपनी पॉलिसीज फॉलो कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेट के एग्जाम्स हैं, स्टेट की यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट के अपने अपॉइंटमेंट और जॉब्स के एग्जाम है वो अपने अलग करवा सकते हैं, और केंद्र की सरकार अपने अलग करवा सकती है। ऐसे में इस बिल के अंदर ये लिखा है कि अभी के लिए ये वाला जो बिल है ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट करवाए गए एग्जाम्स के ऊपर लागू होगा। अगर कोई एग्जाम स्टेट गवर्नमेंट करवाती है तो उसके ऊपर लागू नहीं होगा। इसे आप हमारे फेडरलिज्म से भी लिंक कर सकते हैं कि कैसे यहां पे सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिवीजन ऑफ पावर है उसको रिस्पेक्ट किया गया। ये वाला एस्पेक्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी पहले कई बार ऐसे फेडरलिज्म, बेसिक स्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी से लिंक करके अलग अलग लॉस के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो करंट ट्रेंड को देखते हुए हमारे को उस मायने से भी इस बिल का एनालिसिस करना है। इस बिल के अंदर ये लिखा है कि सेंटर के जितने एग्जाम्स हैं वो तो इस बिल के अंदर कवर हो जाएंगे, उनमें चीटिंग ना करने का प्रावधान आ जाएगा। लेकिन स्टेट्स की मर्जी है कि वो इस बिल को अडॉप्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते, क्योंकि एजुकेशन जो है वो एक कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट है। तो जैसे जैसे अलग अलग स्टेट्स इस बिल को अडॉप्ट करेंगे वैसे वैसे उनके स्टेट यूनिवर्सिटी और एंट्रेंस के एग्जाम्स जो हैं वो भी इस बिल के अंदर आते जाएंगे। तो अभी के लिए यूपीएससी, एसएससी और ये सारे एग्जाम्स जो होते हैं वो इस बिल के अंदर कवर होंगे। सवाल उठता है कि चीटिंग तो बहुत पुराने जमाने से चलती आ रही है, तो फिर ये सरकार को 2024 में अचानक क्या हुआ। देखिए अचानक नहीं हुआ, सरकार ने पहले भी कई सारे कदम उठाए एग्जाम्स में चीटिंग को रोकने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं आजकल तो उसमें कहता है कि सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगाइए, कि एक आधार की कॉपी लीजिए, उसके ऊपर साइन करिए और फिर अपलोड कर दीजिए। पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस लीजिए, उसके ऊपर साइन करिए और फिर लगा दीजिए। फोटोग्राफ लीजिए, उसके ऊपर साइन किए और फिर अपलोड कीजिए। इसे कहते हैं सेल्फ अटेस्टेशन, कि मतलब आप सिग्नेचर करके वेरीफाई कर रहे हो कि ये आप ही का डॉक्यूमेंट है। ऑल्सो सरकार ने अलग अलग एग्जाम्स की एग्जाम साइकिल जो है उसको छोटा करने की कोशिश करी। अभी देखो, छोटा करने की कोशिश करी तो यूपीएससी 1 साल का है, अगर नहीं कोशिश करी होती तो 10-10 साल में एक साइकिल पूरी होती। खैर, एग्जाम साइकिल शॉर्ट करने से ये होगा कि बीच में जो चीटिंग, प्लानिंग, प्लॉटिंग का स्कोप रहता है वो कम रहता है।
ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो इंटरव्यू एग्जाम्स होते हैं उनको खत्म कर दिया गया, सिर्फ रिटन एग्जाम रखा गया। साथ में जितने भी एग्जाम्स हैं उनको कंप्यूटराइज तरीके से करवाया जाता है, जिससे कि ह्यूमन इंटरफेस जो है कम से कम हो, और फिर ये जो आंसर की लीकेज और ये सब जो होता है, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, ये सब कम से कम हो। अभी आप समझो कि अगर पेपर फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा तो पहले उसे छापो, उसे सील कवर में बंद करो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करो, फिर उसे पहुंचाओ, आंसर कॉपी कलेक्ट करो। इससे बढ़िया तो कंप्यूटराइज्ड ही कर दो ना। अभी तक मेरे को ये नहीं समझ आया कि यूपीएससी का एग्जाम जो होता है वो पेपर फॉर्मेट में क्यों होता है। उसे भी डिजिटाइज करने के लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए। साथ में जितने भी अपॉइंटमेंट लेटर आते हैं, पहले उनमें भी घोटालेबाजी होती थी कि अपॉइंटमेंट लेटर किसी और का आया, उस पर नाम वगैरह चेंज कर दिया और ये सब कर दिया, और फिर किसी और कैंडिडेट को अपॉइंट कर दिया। इस चीज को रोकने के लिए भी डिजिटल अपॉइंटमेंट लेटर्स का प्रावधान लाया गया। तो ये कुछ कदम सरकार ने ऑलरेडी उठाए हुए हैं। सवाल उठता है कि ये जो बिल आया पब्लिक एग्जाम्स का, इसके क्या एग्जैक्ट प्रोविजंस हैं। सबसे पहले ये बिल डिफाइन करता है कि पब्लिक एग्जामिनेशंस क्या हैं। पब्लिक एग्जामिनेशंस बेसिकली बिल के अंदर दिया हुआ है वो एग्जाम्स हैं जो या तो यूपीएससी कंडक्ट कराएगा, एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम होता है, आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस पीओ वगैरह जो होता है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के एग्जाम जो होते हैं, और साथ में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट कराए गए सारे एग्जाम्स। इसके अलावा अगर सरकार चाहे तो वो एक नोटिफिकेशन से इसमें और एग्जाम्स की लिस्ट डाल सकती है कि कौन से एग्जाम्स को पब्लिक एग्जामिनेशन माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स हो रहे हैं वो इस पर्टिकुलर बिल के अंदर कवर्ड नहीं है। सिर्फ सरकार द्वारा कंडक्ट कराए गए जो एग्जाम्स हैं, सरकारी इंस्टीट्यूशंस और सरकारी जॉब्स के लिए जो एग्जाम्स हैं वो यहाँ पे कवर्ड है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भले ही आपका वो कोई एंट्रेंस एग्जाम हो बीबीए के लिए, एमबीए के लिए, जो सरकार कंडक्ट करवा रही है, या फिर आपका कोई नौकरी का एग्जाम हो, एसएससी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप बी, यूपीएससी क्लास ए, ये सारे एग्जाम्स जो हैं वो भी यहाँ पे कवर करवाए जाएंगे। मतलब कि एजुकेशन और नौकरी दोनों के जो बिल्स हैं वो यहाँ दोनों के जो एग्जाम्स हैं वो इधर कवर करवाए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक सुबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात करी गई। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब ये होता है कि बार बार आपको संसद भवन ना जाना पड़े और सरकार नोटिफिकेशन से ही कुछ प्रोविजंस यहाँ पे ऐड या डिलीट कर दे। तो यहाँ पे बोला गया कि वैसे तो ये लिस्ट मोर और लेस पक्की है, लेकिन इसके अलावा कल को सरकार अगर कोई और एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहती है किसी और बॉडी के माध्यम से, तो ऐसे में सरकार सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकालेगी। इस बिल के अंदर केंद्र सरकार को पावर दी गई है, और वो जो एग्जाम होगा वो भी पब्लिक चीटिंग बिल के अंदर कवर हो जाएगा। राइट। तो बार बार आपको पार्लियामेंट जाने की जरूरत नहीं है उस काम के लिए। सवाल उठता है कि एक कैंडिडेट कौन होता है। कैंडिडेट यहां पे बहुत अच्छी डेफिनेशन दी हुई है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका एडमिट कार्ड आ गया, मतलब कि जिसको एक अथॉरिटी ने परमिशन दे दी कि आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। एडमिट कार्ड आने का मतलब क्या होता है कि आपको उस अथॉरिटी से एक परमिशन मिल गई कि हाँ आप सूटेबल हो, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हमने चेक कर लिए, आपने फॉर्म की फीस भी भर दी थी, सारी एलिजिबिलिटी आप पूरी करते हो, अब आप एग्जाम दे सकते हो। अगर आप वो सूटेबल कैंडिडेट हो तो आप कैंडिडेट एग्जाम में जा सकते हो। साथ में आपने देखा होगा कई बार स्क्राइब की भी जरूरत पड़ती है, कोई डिसेबिलिटी हो गई या फिर आप बीमार हैं तो साथ में आप एक राइटर को लेके जाते हैं। कई बार किसी के हाथ पैर में डिसेबिलिटी है, आंखों में डिसेबिलिटी है, या कोई बहुत ज्यादा बीमार है, खुद से नहीं लिख सकता, तो वो स्क्राइब लेके जाता है। यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति स्क्राइब साथ में लेके जा रहा है, अपने साथ असिस्टेंट लेके जा रहा है, उसे भी कैंडिडेट के प्रोविजंस में कवर किया जाएगा, और वो भी चीटिंग बिल के अंदर कवर होगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो कल को चीटिंग करे और बोले कि मैं तो कैंडिडेट नहीं हूं, नहीं। अगर कोई स्क्राइब एग्जाम हॉल में जा रहा है तो उसका भी प्रॉपर यही प्रोविजंस उसके ऊपर लगने वाले हैं। ठीक है। तो अब ये बिल हमारे को बताता है कि किस किस चीज को हम यहाँ पे चीटिंग मानेंगे। बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, एक बार देखते हैं कि क्या क्या चीटिंग में काउंट होता है। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन पेपर या फिर आंसर की को लीक करवा रहे हो, वो तो चीटिंग माना ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। या फिर आप जो है एग्जाम देने से पहले या एग्जाम देने के बाद आंसर शीट या ओएमआर जो होता है उसको आप चोरी कर रहे हो। मान लो आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने सारी ओएमआर शीट कलेक्ट कर ली, अब आपने धोखेधड़ी से उनकी मार पिटाई करके ओएमआर छीन ली और अपने आंसर बदल दिए, या दूसरे वाले की ओएमआर शीट फाड़ के फेंक दी, वो भी अनफेयर मीन्स के अंदर कवर होगा। या फिर आपको कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है कि आप गए एग्जाम हॉल में बैठे, कान में ब्लूटूथ लगाया, उधर से आंसर आया जा रहा है और आप लिखे जा रहे हो, गलत है बिल्कुल। या फिर आप किसी कैंडिडेट की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदद कर रहे हो कि एग्जाम हॉल में कोई वहां पे भैया थे पानी पिलाने वाले, मैंने पहले उनको पैसे देके जेब में चिट रखवा दी थी, टॉयलेट के बहाने बाहर गया, उनसे चिट मांगी और फिर कहा जरा मेरे को लिखने दो, नहीं, एकदम गलत है। या फिर आप जो है असेसमेंट प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो
कि मैं बड़े मंत्री का बेटा हूं, अब मैं मंत्री जी से फोन करवा के यूपीएससी के ऊपर दबाव डलवा रहा हूं, मेरा बेटा या बेटी आएगी, उसकी मेंस की जो आंसर कॉपी है उसको चेक मत करना ठीक से, सब में फुल मार्क्स दे देना, एआईआर टॉप 3 के अंदर चाहिए। गलत, बिल्कुल गलत है। आप जानबूझ के एग्जाम की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे। अभी क्या होता है, यहाँ पे कुछ कैंडिडेट बड़े होशियार होते हैं, क्या करेंगे, यूपीएससी एग्जाम हॉल में बैठेंगे, उसके अंदर साफ लिखा होता है कि पहले 10 मिनट तक आपको एक कॉपी की सील नहीं तोड़नी है। वो क्या करेंगे, ऊपर से क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा खोल खोल के अंदर के सवाल देखते रहेंगे और सॉल्व करते रहेंगे। अभी इन्विजिलेटर ने पकड़ लिया तो अब आपके ऊपर ये बिल लग जाएगा। ऐसा कुछ मत करिएगा एग्जाम में, राइट। आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ टेम्परिंग कर रहे हो या फिर कंप्यूटर नेटवर्क में टेम्परिंग कर रहे हो, कि मतलब आप जो वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, फर्जी आधार दे दिया या फिर ऐसे कोई फर्जी जो है वोटर आईडी कार्ड या फिर ऐसे कुछ दे दिया, एज का प्रूफ गलत दे दिया। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। या फिर जो कंप्यूटराइज्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें आप कुछ घोटाला करने की कोशिश कर रहे हो, साथ में पेन ड्राइव लेके गए, चुपचाप लगाई, मैलवेयर स्पाईवेयर उसके अंदर डाल दिया और फिर दूसरी तरफ से आपका कोई दोस्त रिमोट एक्सेस करके एग्जाम दे रहा है, बिल्कुल गलत है। एग्जाम सेंटर पे अगर आप कोई सिक्योरिटी नॉर्म्स को वायलेट कर रहे हो, वहां पे जो पुलिस और ये अलग अलग जवान होते हैं उनके साथ कोई छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हो, सीटिंग अरेंजमेंट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर जो भी व्यक्ति एग्जाम कंडक्ट करवाना है, जो इन्विजिलेटर हैं, उनको धमका रहे हो कि देख चीटिंग करने दे, वरना बाहर मेरे लड़के खड़े हैं, देख लियो ऐसा हो जाएगा, घर नहीं जा पाएगा। ये सब एकदम गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साथ में एग्जामिनेशन प्रोसेस के लिए आपने फेक वेबसाइट क्रिएट कर दी या फिर फेक एडमिट कार्ड इशू कर दिए या फिर एक एग्जाम ही पूरा फर्जी करवा दिया एक पब्लिक नॉनसेंस क्रिएट करने को। ये सारी की सारी चीजें जो हैं अनफेयर मीन्स के अंदर कवर होती हैं। प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन बन सकता है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में भी अनफेयर मीन्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि उसको टैकल करने के लिए और हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है। आप ये समझिए यहाँ पे कि एजुकेशन में जो हमारे लर्निंग आउटकम्स होते हैं कई बार वो कम रह जाते हैं, उसको टैकल करने के लिए भी ये एक प्रावधान माना जा सकता है। नाउ इसके अलावा बिल में कुछ और प्रोविजंस दिए हुए हैं। सबसे पहले जितनी भी अथॉरिटीज एग्जाम कंडक्ट करवा रही हैं वो कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन समय से पहले रिवील नहीं करेंगी कि ठीक है ये तो मेरे भतीजा है, मैं उसको बता देता हूं अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से मार्किंग स्कीम हो रही है या फिर क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। आप कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पब्लिक को लीक नहीं करेंगे। ऑल्सो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास एग्जाम हॉल का एक्सेस नहीं है वो एग्जाम हॉल के अंदर नहीं घुसेगा। जैसे कई लोग एग्जाम हॉल में अपने मम्मी पापा भैया दीदी के साथ जाते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि वो भी एग्जाम हॉल के अंदर चले जाएं। नहीं, जिसका एग्जाम है, जिसके पास एडमिट कार्ड है, सिर्फ वही अंदर जाएगा और कोई अंदर नहीं जाएगा, राइट। तो ये अनऑथराइज लोग जो हैं ये एग्जाम हॉल के बाहर ही रहने चाहिए। अब यहाँ पे बात होती है सर्विस प्रोवाइडर की। बेसिकली आपने देखा होगा कई बार कैट एमबीए वगैरह के एग्जाम्स होते हैं या फिर एसएससी वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, वो कंप्यूटराइज होते हैं। तो सरकार के कंप्यूटर हॉल्स तो होते नहीं वो। ऐसे में सरकार क्या करती है, किसी तीसरे व्यक्ति को एक कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि देखो हम एसएससी ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना चाहते हैं, आपका ये पूरा कॉल सेंटर बना हुआ है कंप्यूटर वाला, यहाँ पे हम एग्जाम कंडक्ट करवा लेते हैं। मतलब कि एक गैर सरकारी बॉडी को, एक प्राइवेट बॉडी को ठेका दे दिया जाता है एग्जाम कंडक्ट करवाने का। ऐसा व्यक्ति जो सरकार की मदद कर रहा है या तो कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड करके या दूसरे टाइप का मटेरियल प्रोवाइड करके। फॉर एग्जांपल सरकार ने एक व्यक्ति को ठेका दिया कि ये रही ओएमआर शीट का सैंपल, ये रहा क्वेश्चन पेपर, इसे छाप के भेज दो। तो ऐसे में वो व्यक्ति भी तो सर्विस प्रोवाइडर हो गया जो क्वेश्चन पेपर सरकार को छाप के दे रहा है या फिर जो सरकार को ओएमआर शीट्स बना के दे रहा है या आंसर की बना के दे रहा है या सरकार की पेपर चेकिंग में मदद कर रहा है, तो भी तो सर्विस प्रोवाइडर हो गया। तो ऐसे में सरकार जो है एग्जामिनेशन प्रोसेस में अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ काम करती है, जैसे कि अपने कंप्यूटर वाले हो गए या फिर प्रिंटिंग वाले हो गए या दूसरे व्यक्ति हो गए। ये सब लोग जो हैं जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाने में सरकार की, सरकारी बॉडीज की, यूपीएससी एसएससी डिपार्टमेंट्स एनटीए की मदद कर रहे हैं, उन्हें सर्विस प्रोवाइडर बोला गया है इस पर्टिकुलर बिल के अंदर। ऐसे में ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, इनकी भी कुछ यहाँ पे जिम्मेदारियां दी गई हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो व्यक्ति क्वेश्चन पेपर छाप रहा है, जो व्यक्ति एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है अपनी बिल्डिंग में, अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में, उसकी भी तो कुछ जिम्मेदारी होगी। सबसे पहले ये बोला गया कि अगर सर्विस प्रोवाइडर को ये रूल्स जो हैं इनका कोई भी वायलेशन दिखता है, मतलब कि इनमें से कुछ भी अगर एक सर्विस प्रोवाइडर को होते हुए दिखता है, तो वो सबसे पहले ये बात पुलिस स्टेशन में बताएगा और साथ में जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है, यूपीएससी एसएससी आरआरबी एनटीपीसी आईबीपीएस जो भी है, उनको जरूर बताएगा। अगर नहीं बताया
तो इसे ऑफेंस माना जाएगा। मतलब कि आपको दिख रहा है कि आपका कंप्यूटर हॉल है, वहां पे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, अचानक से चीटिंग हो गई, कोई व्यक्ति अंदर घुसा है, फर्रेबाजी हो गई, कंप्यूटर सिस्टम हैक हो गया, तो दो काम करने हैं, पुलिस को बताना है और एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो है उनको बताना है। अगर यहां पे बोला गया कि कोई भी बिल का प्रोविजन अगर सर्विस प्रोवाइडर वायलेट करता है, एक कंडीशन ये हो गई कि सर्विस प्रोवाइडर को भी नहीं पता कि एग्जाम में कुछ गलत हो रहा है, तो उसे पुलिस और अथॉरिटी दोनों को बताना होगा। अब एक कंडीशन आ गई कि सर्विस प्रोवाइडर खुद ही चीटिंग करवा रहा है, ऐसे में जो भी एग्जामिनेशन अथॉरिटी होगी, एसएससी यूपीएससी, उन्हें फटाफट से पुलिस के पास रिपोर्ट प्रोवाइड करनी होगी। ऑल्सो सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है कि वो एग्जाम हॉल को बिना अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी के शिफ्ट नहीं कर सकता। अगर सर्विस प्रोवाइडर कोई भी रूल को वायलेट करता है, कोई भी यहाँ पे गलत काम करता है, तो उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी हो सकती है, उससे पूरे एग्जाम की कॉस्ट रिकवर करी जाएगी और 4 साल तक उसके बाद वो अपने सेंटर पे कोई भी एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पाएगा। तो आप समझिए यहाँ पे कितने कैडे पनिशमेंट के प्रोविजंस सर्विस प्रोवाइडर के लिए दिए गए हैं। साथ में अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा पाया जाता है कि इस एग्जाम की चीटिंग में उस सर्विस प्रोवाइडर के जो पूरी बिल्डिंग थी, कंपनी थी, उसके डायरेक्टर, उसकी हायर मैनेजमेंट, उसके पर्सन इन चार्ज अगर इन्वॉल्व हैं, तो उनको भी जेल में डाला जा सकता है या फिर 1 करोड़ रुपए तक का फाइन उन्हें भी दिया जाएगा। मतलब कि पूरी जो कंपनी एग्जाम करवा रही है उसकी लायबिलिटी तो होगी, लेकिन अगर यह पाया गया कि उसमें ऊपर लेवल के डायरेक्टर और मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व थे, तो उनकी पर्सनल लायबिलिटी भी यहां पे इन्वॉल्व करी जाएगी। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों टाइप की चीजें यहां पे होंगी। तो ये था सर्विस प्रोवाइडर्स का सेक्शन। अब ये बिल डिफाइन करता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है। बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब होता है गिरोह चल रहा है, कि एक ग्रुप, एक व्यक्ति मेरे पास आया एग्जाम पेपर लीक करवाने के लिए, चीटिंग करवाने के लिए, उसमें उनका भी कुछ मॉनेटरी बेनिफिट है और मेरा भी कुछ फायदा है। अगर हम एक संगठन बना के चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। कि मतलब ऐसे लोग जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट है एक चीटिंग करवाने में। फॉर एग्जांपल, मैंने पेपर सेट करा, मैं यूपीएससी का पार्ट हूं, अब मेरे पास एक कोचिंग वाला आया बड़ा कि देखो अभी शॉर्ट रील से बड़े सारे एडमिशन तो आ गए, लेकिन मेरे को अब रिजल्ट लाने के लिए पेपर लीक करवाना पड़ेगा। मैंने और उसने दोस्ती कर ली कि मेरा बेटा बेटी जो है वो भी एग्जाम दे रहे हैं, तुम्हारे बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर लीक करवाते हैं साथ में मिलके, और फिर तुम्हारा भी रिजल्ट अच्छा, मेरे भी बच्चों का यूपीएससी क्लियर। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेक्सस। अगर कोई ऐसा नेक्सस पकड़ा जाता है तो 5 से 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए का फाइन यहां पे दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन, कोई कोचिंग, कोई कंपनी ऐसे नेक्सस में पाई जाती है, तो उनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है उसको अटैच कर लिया जाएगा। या फिर जहां पे एग्जाम हो रहा था, अगर वो एग्जाम भले ही इसमें दोषी पाए जाते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, तो उनकी भी प्रॉपर्टी यहाँ पे अटैच कर ली जाएगी। तो आप समझिए कि कितने कड़े प्रावधान हैं। कैसे? एक, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी लायबिलिटी यहाँ पे मेंशन कर दी। उसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर वाली कंपनी के डायरेक्टर, सीनियर मैनेजमेंट की इंडिविजुअल लायबिलिटी, कि कंपनी तो गई गई, आप भी इंडिविजुअली गए क्योंकि आप भी इसमें शामिल थे। और साथ में कोई दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो यहाँ पे गिरोह में, नेक्सस में, कोचिंग माफिया में इन्वॉल्व हैं, उनकी भी यहाँ पे प्रॉपर्टी पूरी सीज कर ली जाएगी। अगर हम ओवरऑल बिल देखते हैं, जो पूरा बिल है उसमें दिया गया कि ओवरऑल जो जेल के प्रावधान रहेंगे वो 3 से 5 साल तक रहेंगे और फाइन जो रहेगा वो 10 लाख रुपए तक का रहेगा। देखिए, अगर सर्विस प्रोवाइडर इन्वॉल्व है तो 1 करोड़ रुपए तक का फाइन है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन, कोचिंग इन्वॉल्व है तो उनकी प्रॉपर्टी का प्रोविजन है। उसके अलावा अगर कोई इधर उधर के अनऑथराइज्ड व्यक्ति, मान लीजिए कि मैं एग्जाम देने गया, मेरा भाई बहन कोई साथ में अनऑथराइज्ड तरीके से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन जैसे छोटे छोटे केसेस के लिए 3 से 5 साल तक की जेल या फिर 10 लाख रुपए तक का फाइन है। यहाँ पे जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होगी चीटिंग की, वो या तो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट लेवल के ऑफिसर करेंगे या एसीपी लेवल के ऑफिसर जो है वो करेंगे। ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो कोई भी चीटिंग का केस जो है वो सीबीआई या फिर दूसरी सेंट्रल अथॉरिटीज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल चीटिंग को रोकने के लिए ये सारे प्रावधान लाए गए और लीगल लाइबिलिटीज इंस्टीट्यूशंस और पर्सनल लोगों के ऊपर यहाँ पे डाली गई, जिससे कि हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम मेरिटोरियस बन सके, मेरिट की कदर कर सके और डिजर्विंग कैंडिडेट्स को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जॉब्स में जगह मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, रुकेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे।